बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको इस लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा। आपके कमेंट्स तो मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इकट्ठे हो जाएं ताकि हम इस लाइव स्ट्रीम का आगाज़ करें। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आपके लिए, कुछ खुशखबरी भी है आपको देनी है। अगर आप समझें तो है तो खुशखबरी, वो भी मैं आपको देना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मन, चक्कर ये कि कल मैंने आपको रात को बताया था कि वक्त से पहले एक और आपको खबर दे दी थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के जो है अहकामात निकाले गए हैं। और वो खबर हैदर मेहदी साहब ने भी कंफर्म की, डॉक्टर मोहित पीरजादा ने, कासिम सूरी साहब ने, बेतहाशा लोगों ने उस खबर की कंफर्मेशन भी दी। बोल्ड न्यूज़ वगैरह ने भी उसकी कंफर्मेशन दी। लेकिन क्योंकि वक्त से पहले जो खबर आपको तक पहुंचा दी जाती है और उसके बाद जो आवाम का प्रेशर क्रिएट होता है, वो असल में असल ताकत है। ताकत, अवाम ताकत का सरचश्मा क्यों है, उसको एक दफ़ा आज फिर उसको साबित हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे डर्टी हैरी ने अपने बॉस मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है आसिम मुनीर और जनरल हनी बनी नदीम अंजुम के ऑर्डर्स के तहत गिरफ्तारी का पूरा प्लान बनाया हुआ था। लेकिन वो पूरे का पूरा प्लान चौपट हो गया। डर्टी हैरी बहुत सख्त जो है इसके बारे में परेशान दिखाई देता है कि मेरे प्लान, बेस्ट लेड प्लान्स जो हैं वो चौपट होते हुए किस तरह दिखाई दे रहे हैं। और इसमें सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास तौर के ऊपर आवाम को और पाकिस्तान के वकला को जाता है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वकला को जाता है, जिन्होंने पब्लिक प्रेशर इतना इमेंस क्रिएट किया। जो मकसद था खबर वक्त से पहले पहुंचाने का कि इमरान खान को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार करने में जो है वो डर्टी हैरी नाकाम हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाज आ जाएगा। पाकिस्तान की तकदीर के साथ जिस तरह ये खेल रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत के साथ जिस तरह इस वक्त खलवाड़ किया जा रहा है जर्नैलों की तरफ से, वो इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर दिखाई देता है कि अनाओं की तकसीम के लिए पाकिस्तान को कुर्बान किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने इस सिलसिले के ऊपर सुबह आज लाहौर जाने से पहले एक बयान भी दिया। मैं चाहूँगा कि उस बयान को आप लाज़मी देखिएगा। मैं चाहूँगा कि इसको आप सुनें भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, मुझे आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की आवाज़ जो है वो आपको नहीं आ रही। अ, मुझे आप लोग कह रहे हैं कि आपको आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे इमरान खान साहब का जो बयान है वो आपके पास तो मौजूद होगा। मेरी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक दफ़ा ऑल ओके दे दें कि मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है। कुछ ज़रा कुछ सेटिंग्स में जो है कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको, आप ये कह रहे हैं इस वक़्त। ये तो बड़ा ही कोई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? थम्स अप हो गया, हुमायूं नसा लव यू टू हो गया जनाब। ओके जी, बिल्कुल मेरी आवाज़ आ रही है। अज़ीज़ान मन, आज का जो मौज़ू है, वो मौज़ू ये है कि पाकिस्तान फ़ौज को पाक पुलिस किस तरह बना दिया गया। आप देखें कि आज पारा चनार में धमाका हुआ, असातिज़ा जो हैं वो उनकी वफ़ात हुई। असातिज़ा की वफ़ात जो है वो कोई एक छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा पाक फ़ौज के जवानों ने भी, आज 6 जवानों ने अपनी जो है जान की बाज़ी हारी। और इन जवानों के सर के ऊपर जर्नैलों की जो है वो सियासत हो रही है। 1.5 अरब रुपए के इनके पैकेजेस हैं, वो पैकेजेस मुसलसल चलाए जा रहे हैं। और मुसलसल जो है वो आप देखें कि जो कुछ इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है, वो आपको समझाने के लिए ये लाइव व्लॉग करना बहुत ज़रूरी है। एक वक़्त था अज़ीज़ान मन के पाकिस्तान फ़ौज में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते थे, बड़े-बड़े ग्रुप्स होते थे। कोई चकवाली नेट होता था, सियालकोटी नेट होता था, तबलीगी नेट होता था,
जो है वो MCJ का, मिलिट्री कॉलेज जेलम का नेट होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ पिछले 20 साल के अंदर इस फौज के अंदर बस दो बड़े नेट इस वक्त रह गए जो कि इस वक्त देखे जाते हैं। एक जो इस वक्त बकायदा तौर के ऊपर बड़े ही तेजी के साथ इस वक्त जो है वो अपने पंजे गाड़े हुए हैं, पाकिस्तान का खून जो है वो वैम्पायर्स की तरह पी रहे हैं। एक है फाइनेंशियल बेनिफिट्स नेट या मारगला नेट, जो टोनी अफसरान जिसको हम बोलते हैं फौज के अंदर, जो आगे जाके जिन्होंने जनरल्स बनना है, एक उनका ग्रुप है। और दूसरा है मोमन ग्रुप। अब ये दो जो ग्रुप्स हैं, ये इन दो ग्रुप्स ने फौज की प्रोफेशनलिज्म को रिप्लेस कर दिया है लॉयलिस्ट, मतलब वफादारी इंडिविजुअल्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ वफादारी जो है वो फौज की प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हावी आ गई, और इसलिए फौज का पुलिस वाला हाल हो गया करप्शन का। दोनों ग्रुप से मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा। एक तो मैंने आपको गुज़िश्ता रोज बताया था कि 1.5 अरब रुपया लेफ्टिनेंट जनरल का सरकारी पैकेज है, ऊपर की कमाई उसके अलावा है, और 1 अरब रुपया जो है वो मेजर जनरल का सरकारी पैकेज है, ऊपर की कमाई उसके अलावा है। हम बात करते हैं सबसे पहले जो बेनिफिट ग्रुप या जो मारगला ग्रुप है वो क्या काम करता है यहाँ पे। मैं मिसाल देना चाहूंगा नाम लेके मेजर जनरल नवीद सफदर की, जिनका ताल्लुक पहले ग्रुप से है, मारगला या लॉयलिस्ट ग्रुप से, या जो बेनिफिट ग्रुप है उससे है। बाजवे का वो लॉयलिस्ट ग्रुप था, ठीक है जी। जनरल नवीद सफदर को 7 रिटायरमेंट के बाद 7 दफा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7 दफा एक्सटेंशन दी गई। जनरल नवीद सफदर को 7 दफा एक्सटेंशन दी गई। और उस एक्सटेंशन के बाद उनको जब रिटायर किया गया तो रिटायरमेंट के बाद इनकी खास खूबी ये थी कि जराए ये दावा करते हैं मुबैना तौर पे कि ये झगड़े वाली जमीन, लिटिगेंट जिस पे मुकदमेबाजी है, वो जमीन खरीद के जर्नैलों में बांटते थे। और इस वजह से इनको जो है खास तौर के ऊपर जो है ये इनकी ये एक्सपर्टीज जानी जाती थी, ये इनकी मेन एक्सपर्टी थी। और इस इन्हीं जैसे अफसरों की वजह से DHA वैली रावलपिंडी का जो शहीदों के प्लॉट्स आज दिन तक उनको नहीं मिल सके। अब उनको जो है बाजवे ने जाते जाते भी जॉइंट वेंचर जो है बैरिया टाउन DHA और हबीब रफीक लिमिटेड का, उसका इंचार्ज लगा दिया रावलपिंडी में, DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी में। एक मिसाल। दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा डर्टी हैरी की, मेजर जनरल फैसल नसीर की। मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर जो है वो NCP नॉन कस्टम पेड गाड़ियां स्मगल करने की इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन वो बाजवे के लॉयलिस्ट ग्रुप के अंदर था, और न सिर्फ बाजवे के लॉयलिस्ट ग्रुप में था बल्कि आसिम मुनीर के साथ भी उसके करीबी ताल्लुकात थे। इसलिए इन तमाम चीजों को पसे पुष्ट डालते हुए इसको प्रमोट कर दिया गया मेजर जनरल के तौर के ऊपर, और पाकिस्तान के सर के ऊपर जो है इसको बिठा दिया गया। और ये बंदा जो है दोबारा आप के सामने इस वक्त पाकिस्तान का वैम्पायर की तरह खून पी रहा है। एक और मिसाल मैं ये मारगला ग्रुप की आपको देता हूँ। मारगला ग्रुप का एक केस है जनाब ब्रिगेडियर आसिफ साहब का, जो डायरेक्टर क्वार्टरिंग एंड लैंड है। इनको भी 5 साल रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन की गई और डायरेक्टर क्वार्टरिंग एंड लैंड के ओहदे के ऊपर रखा गया। अब 5 साल वो सर्विंग ऑफिसर के तौर के ऊपर यहाँ पे रहे, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी इनको दोबारा 5 साल की ईयरली एक्सटेंशंस दी गई। और वो बहुत ज्यादा अहम इस वजह से थे कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ये जो ग्रुप है मारगला ग्रुप है, ये इसका हिस्सा थे। और वो क्वार्टर मास्टर जनरल के लॉयलिस्ट ग्रुप में आते थे। और क्वार्टर मास्टर जनरल कौन था? जनरल बाजवा बजाते खुद। अब वो छठे साल में जो है अपनी एक्सटेंशन के चल रहे हैं, और अब बहरहाल उनको ब्रिगेडियर बिलाल बाजवा ने जाके रिप्लेस किया है। आप इमेजिन करें कि ये 2 साल की पोस्टिंग होती है, जो मेजर नवीद सफदर को 7 साल एक्सटेंशन दी गई, और इनको जो है 3 साल यूनिफॉर्म में और 5 साल यूनिफॉर्म के बाद 8 साल उस पोस्ट के ऊपर रखा गया। आप अंदाजा कर सकते हैं टोटल 10 साल इनके बनते हैं, जो कि इनको जो है मजीद आगे रखा गया, और अभी भी इनको नया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और उनका नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एडवाइजर टू DG DWNC में जनरल यासिर हैं, उनके साथ साइन किया गया है। और ये लोग GHQ का और पाकिस्तानी कौम का खून का पीते रहेंगे, क्योंकि ये लॉयलिस्ट ग्रुप है, ये जो है मरगला ग्रुप है, ये बेनिफिट सिस्टम ग्रुप है।
दूसरा जो एक इस ग्रुप के अंदर बड़ा अहम केस है, उसके लिए अलहदा पूरा प्रोग्राम चाहिए, वो ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती का है, जो डीएचए लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डीएचए लाहौर के अंदर जिस किस्म की ग्रुपिंग है और जिस तरह की करप्शन है, और जिस तरह 8 साल से तकरीबन बैठे हुए हैं, 6 या 8 साल से ब्रिगेडियर सत्ती बैठे हुए हैं, उसके ऊपर हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि अलहदा प्रोग्राम इसके ऊपर किया जाए। लेकिन फौज को ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स के चक्कर के अंदर यहाँ पे कोई भी बंदा प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा नहीं होता। एक चीफ के साथ या एक जर्नैल के साथ अपनी वफादारी निभाने के लिए तमाम के तमाम कानून और कायदे जो हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है, और इसीलिए पुलिस वाला यहाँ पे हाल बन गया है। दूसरा मोमिन ग्रुप है। मोमिन ग्रुप एक खास फिक्के से ताल्लुक है इस ग्रुप का। ये भी आजकल इस वक्त फौज पे छाए हुए हैं। इन्होंने भी जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मौजूदा आर्मी चीफ को भी ये सपोर्ट करते हैं, जनरल आसिम मुनीर को, उनकी गैर कानूनी अपॉइंटमेंट को, क्योंकि उनकी अहलिया का ताल्लुक इसी फिक्के से है, और उनकी बेटियां भी इसी फिक्के में ब्याही हुई हैं, और उनकी बहनें भी जो है इसी फिक्के में ब्याही हुई हैं। मोमिन ग्रुप में मैं आपको मिसालें, सिर्फ दो बड़ी मिसालें देना चाहूंगा। मेजर जनरल इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हसन शाह साहब जो हैं आईजीएफसी थे, जनरल सरफराज अली जिस शहीद जो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए, उनके दौर के अंदर ये आईजीएफसी बलूचिस्तान थे। इनके दौर में इनके अंदर ऊपर की कमाई बेतहाशा चल रही थी, स्मगलिंग चल रही थी, ऑयल की स्मगलिंग, ड्रग की स्मगलिंग खुलेआम चल रही थी। ये डर्टी हैरी उस वक्त सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान था। इनकी इस तरह की हरकतों की वजह से एक मच में बड़ा मशहूर वाकया हुआ, जिसमें बोझ से एहलकारों की जो है वो जान चली गई, और उनको जनरल सरफराज अली ने उस अपॉइंटमेंट से सैक करके खुडे लाइन डिपार्टमेंट एक होती है डीजीडीएनई की, वहां पे जीएचक्यू में भेजा गया। अब उनको पता था कि जो कुछ वो कर रहे थे कोयटा में, उसके ऊपर भी इंक्वायरी वगैरह भी खुली, लेकिन मोमिन ग्रुप को लीड कर रहे थे यहाँ पे, ये पक्का खुडे लाइन ये बंदा होता है जो इस अपॉइंटमेंट पे पोस्ट होता है जीएचक्यू में। मेजर जनरल से रिटायर होना होता है, लेकिन इनके जो इमीडिएट बॉस थे वो आईजीटीएनई उस वक्त जनरल सैयद अदनान शाह साहब थे, उनका भी ताल्लुक किसी मोमिन ग्रुप से था। तो ये और मोमिन ग्रुप के सरबराह जो हैं वो जनरल 4 स्टार जनरल नदीम रजा, जो इस ग्रुप से पहले 4 स्टार जो है वो ज्वाइंट चीफ लगे थे, ये दोनों चले गए जनरल बाजवा के पास। इन्होंने उनको प्रेशराइज, जनरल बाजवे को बहुत ज्यादा किया। बाजवे ने कहा कि यार इस बंदे पे इंक्वायरी चल रही है, इसके ऊपर जो है वो फिरका वारियत की भी रिपोर्टें हैं, तो इसको मैं किस तरह शुक्र करो फौज के अंदर है तो इसको प्रमोट कर दूं मैं, किस तरह मैं प्रमोट कर दूं, ये प्रमोट नहीं हो सकता। एनडीयू के अंदर भी जनरल फयाज हसन शाह साहब रहे हुए हैं, तो वहां पे भी उनके ऊपर ये इस किस्म की रिपोर्टें, रिटर्न रिपोर्टें थी। लेकिन कहा यह जाता है, जराए दावा करते हैं कि प्रमोशन से एक रात पहले रात 2:30 बजे जनरल नदीम रजा जो है एक्स साबका चेयरमैन ज्वाइंट चीफ, ये बाजवे के घर के अंदर चले गए, बाजवे आर्मी हाउस में मुलाकात की और उनको शदीद प्रेशराइज किया कि इसको प्रमोट करो। दो बंदे उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप से आपने मोमिन ग्रुप से प्रमोट करने हैं। एक उन्होंने नाम दिया जनरल फयाज हसन शाह का, उन्होंने कहा जी हमारे ग्रुप की, हमारे फिक्के की रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। और दूसरा जो उन्होंने नाम दिया वो जनरल इनाम हैदर का नाम दिया। इनाम हैदर मलिक जो है वो 45 इंजीनियर डिवीजन के जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, और वहां पे मेगा करप्शन स्कैंडल खुला था। उस करप्शन की इंक्वायरी की वजह से उनको सैक कर दिया गया था अपनी अपॉइंटमेंट से। इन दोनों का नाम जनरल बाजवा को कहा गया। लोग कहते हैं कि जी बहुत शदीद प्रेशराइज करने पे रात 2:30 बजे जो है वो डील जो है वो स्ट्रक हुई, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं जो करीबी हल्के में जनरल बाजवा के स्टाफ में थे, वो अफसरान कहते हैं कि नहीं, ये डील नहीं थी, ये ब्लैकमेलिंग थी, क्योंकि जनरल नदीम रजा ने कहा कि तुम्हारे, जनरल बाजवा को कहा कि तुम्हारे सारे करतूत मुझे पता है और मैं तुम्हारे सारे करतूत पब्लिक कर दूंगा अगर तुमने मेरे ये दो बंदे प्रमोट नहीं किए। तो इस तरह ये दोनों जनरल साहिबान जो हैं प्रमोट हुए, लेफ्टिनेंट जनरल, और एक जो है आईजी आर्म्स लगे हुए हैं और दूसरे एनडीएमए के चेयरमैन लगे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं जो इससे पहले चेयरमैन अफजल साहब करके गए हैं।
अब ये जो ग्रुपिंग इस फौज के अंदर है, इस ग्रुपिंग ने जिस किस्म का बेड़ा गर्क किया, उसकी अगर कोई कमी रह जाती है, तो वो बेनिफिट पैकेज जो जनरल मुशर्रफ स्ट्रीमलाइन कर गए थे, उनकी मेहरबानी, लेकिन उस स्ट्रीमलाइनिंग बेनिफिट पैकेज की वजह से मेजर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक जो है उन तमाम लोगों को बांध दिया गया है इस बेनिफिट पैकेजेस के साथ कि अगर वो आवाज़ हक बुलंद करते हैं तो मेरी तरह उनके बेनिफिट पैकेजेस जो हैं वो उनसे छीन लिए जाएंगे। ये इस वक्त मेन ग्रुप बंदी फौज के अंदर है, और इस ग्रुप बंदी की वजह से ये तमाम के तमाम हालात मजीद खराबी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जनरल अगर इस वक्त आर्मी चीफ जो लगाया हुआ है नवाज शरीफ ने, अगर बाजवे को लगाया था तो इसी वजह से लगाया था कि बाजवे के ससुर ने और बाजवे ने जो है वो उससे वफादार रहने की कसम खाई थी, फौज से वफादार रहने की कसम नहीं खाई थी, नवाज शरीफ से वफादार रहने की कसम खाई थी। ये जो हालांकि कोटे के ऊपर बाजवा साहब जो है वो प्रमोट हुआ था, लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुआ था, और जनरल आमिर रियाज पूरी फौज को जानती थी कि उन्होंने चीफ लगना है, लेकिन उनको चीफ नहीं लगाया गया था। आगे इस सिलसिले को हम बढ़ाते हुए जो है वो आपको लेके जाएंगे डीएचए लाहौर के अंदर, जो इस वक्त बेसिकली कैश काउ है जिससे तमाम बेनिफिट्स चल रहे हैं, क्योंकि कराची तकरीबन सारा डेवलप हो चुका है, चंद मखसूस लोगों को उसका फायदा हो रहा है। कराची सिटी अभी तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। जो फौज को बेनिफिट्स, जो मरगला ग्रुप के बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे जो बंधे हुए हैं वो इस वक्त बंधे हुए हैं इसके साथ, डीएचए लाहौर के साथ। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कल आपको डीएचए लाहौर में कौन से ग्रुप किस तरह गदर मचा रहे हैं उसके ऊपर भी बात की जाए, और किस तरह डीएचए लाहौर को नोच नोच के खाया जा रहा है, गिद्धों की तरह जो है वो पाकिस्तान को खाया जा रहा है। जरी जमीनों के ऊपर डीएचए बनाए जा रहे हैं, मुल्तान में जिस तरह आम के बागों के ऊपर डीएचए बनाए गए, चलो इसी तरह झगड़े की जमीनों के ऊपर, लिटिगेशन वाली जमीनों के ऊपर वो छीन के जबरदस्ती कब्जे करके किस तरह जो है वो जर्नलों में बांटी जा रही हैं, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आपको कभी भी कोई भी ये नहीं बताता कि जो बेनिफिट पैकेज है, एमएस ब्रांच को पता है, एजुकेशन जनरल ब्रांच को पता है, कभी इन्होंने पब्लिक नहीं किया कि 1.5 अरब रुपया जो है वो एक बेनिफिट पैकेज है लेफ्टिनेंट जनरल का, और 1 अरब एक मेजर जनरल का पैकेज है, और ऊपर की कमाई तो उसके बारे में तो आप बात ही ना करें। आजकल इनके लिए 1.5 अरब ये अपने लिए कुछ भी नहीं समझते। ये सब यूएस डॉलर में पहले मिलियनियर्स होना चाहते थे, अब ये बिलियनियर्स बनने के ख्वाब देखते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान का गोश्त नोच नोच के खाया जा रहा है। ये इस सिलसिले को हम आगे लेके बढ़ाएंगे, और इस सिलसिले में आपको मजीद तफसीलात जो है वो नामों के साथ सामने लेके आएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आवाम को पता चलना चाहिए, और क्योंकि इन लोगों को तकलीफ ही सिर्फ इनके नाम लेने की वजह से होती है, और इनको जो मर्जी आप कर लो, इनके काम बता लो, इनको कोई फिक्र फाका नहीं है। हाँ, इनका नाम लिया जाए, आवाम को बताया जाए, तो इनको शदीद जो है वो तकलीफ हो जाती है। तो इस वजह से ये जो आपको बताना है ये बहुत जरूरी है। शेरजमान कहते हैं पाड़ा जनार स्कूल अटैक पे कोई वीलॉग बनाया है या नहीं, मैंने इसके ऊपर जो ही हुआ है उसी वक्त ट्वीट भी की थी। अभी भी आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, शुरू में मैं पाड़ा चनार स्कूल अटैक के ऊपर बात कर चुका हूँ, जो आज हमारे शोधा हैं उनकी मैं बात कर चुका हूँ। अमार खान कहते हैं मेजर आदिल राजा भाई खुदा पाक आपको सलामत रखे, खुदा की कसम आप दिल से सलूट जीते, बहुत शुक्रिया आपका अमार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं, मजीद अफरीदी कहते हैं सर चाचू विस्की तो जरूर पागल हो गया होगा जिस तरह आपने और बाकी सहाफी लोगों ने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है। शुक्रिया सर आपका और बाकी लोगों का। जी बिल्कुल, इस वक्त शदीद पागल ये लोग हुए हैं कि हमारी खबरें जो हैं वो वक्त से पहले किस तरह निकल जाती हैं, ये बहुत इनको तकलीफ है। इरफान डार कहते हैं कि तारीख आपको हैदर मेहदी, समी इब्राहिम जैसे लोगों को याद रखेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका कोई सवाल, मुझे यहाँ पे मोहब्बतें नजर आ रही हैं, आई लव यू टू गाइज, लेकिन कोई सवाल मुझे एज सच इस तरह नजर नहीं आ रहा। इस वजह से मैं आपसे अभी इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द आपके पास मजीद जो है वो खबरें लेके आऊंगा।
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آج کوئی ایک آدھ شتونگڑے بھی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ اگر آج کچھ نہیں ہوا تو اس کی صرف اور صرف واحد وجہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے ان کے پلان عوام کے سامنے بتا دیے تھے، اور عوام کی کثیر تعداد نکل آئی تھی سڑکوں کے اوپر۔ اسلام آباد پنڈی گھیرے کے اندر تھا، صرف سیکورٹی فورسز کے گھیرے میں نہیں تھا، عوام کے گھیرے میں اسلام آباد ہائی کورٹ تھی۔ اور جب عوام پہنچ جاتی ہے، اور خاص طور کے اوپر وکلا جب جاگ جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں، تو ججوں نے تو جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، فون پہ پرائیویٹ نمبر سے جتنے مرضی ان کو آرڈرز آئیں، ان کو بہرحال عوام کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ججوں نے عوام میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ فیصلے جو ہیں یہ مروڑ واپس لیے جاتے ہیں، اور اس لیے ڈکٹیشنز کو انکار کیا جاتا ہے، کیونکہ جج بھی یہی جواز دیتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ تو بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے اپارا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوسار کمپلیکس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہاں پہ روز عدالت میں بیٹھنا ہے، یہ وکیل میرا سر کھول دیں گے ادھر، آپ کو کیا جاتا ہے یہاں پہ؟ تو اس لیے ہمیں ضمانت دینی پڑے گی، اسی لیے وقت سے پہلے جو ہے یہ خبریں دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے۔ عزیزان من، یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے مطابق جو سب سے بڑا پاکستان کا جو بزنس گروپ ہے، وہ میں یہ نمرا فراز کے اس سے میں بات کر رہا ہوں، ان کے کمنٹ سے متعلق، وہ پاکستان آرمی رن کرتی ہے، اسی لیے ان کو پپٹس چاہیے ہوتے ہیں گورنمنٹ میں، تاکہ ان کو سستی گیس بجلی ان کی مرضی کی پالیسیز بنائی جائیں، اور تاکہ ان کا بزنس گروپ جو ہے وہ کمائی میں ہو، باقی پاکستان جائے بھاڑ کے اندر۔ لیکن ان کے بینیفٹ پیکج جرنیل تو بنتے جا رہے ہیں ہر سال، وہ پورے کرنے کے لیے یہ بزنسز چلنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بالکل میں اس کی بات کر چکا ہوں، انفو ورلڈز کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں بہت بڑے پیمانے پر ڈی ایچ اے سٹی ہاؤسنگ آموں کے باغ کا صفایا کر دیا، اور آموں کے باغ لگنے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں ایک پھلدار بوٹے کو لگنے میں، اور ان بوٹوں کو باہر کے ملکوں میں ٹیکنالوجی ہے، پورے کے پورے درخت کو اٹھا کے اگر یہ مشین منگوا کے کسی اور جگہ ٹرانسفر بھی کر دیتے تو پھر بھی ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، انہوں نے درخت تو ٹرانسفر کیے ہیں، لیکن انہوں نے درخت کاٹ کے جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو بیچ دیے، اور اس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت زیادہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور آخری کمنٹ میں دانیال خان کا لوں گا کہ ہم نے ایک ارشد شریف کھو دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں میجر عادل راجہ کی صورت میں ایک اور ایماندار محب وطن انسان دے دیا، اللہ تعالیٰ عادل بھائی کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، یہ مزید سٹوریز ابھی آپ کے پاس پہنچیں گی، ناموں کے ساتھ پہنچیں گی، کاموں کے ساتھ پہنچیں گی، تاکہ ایک عوام کے سامنے پتہ تو چلے کہ کس طرح کا غدر عوام کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، عزیزان من اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔